हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स चल रहा था, ठीक है। तो उसमें हमने जो बेसिक देख लिया था कि कंडक्टर्स दो तरीके के होते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स हमारे सिलेबस में है, देन वी हैव टू स्टडी इट। ओके, नाउ मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होता है, जो कंडक्टिविटी होती है, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं एक तरीके से, वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गई थी हमारे बीच में। अब जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे थे हम, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स देख रहे थे, उसको इनसे रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to conductors, ओके। चलिए, कंडक्टर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम। उसमें जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या बोलता है? ये बोलता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। क्या बोलता है? ये बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लिख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर must be zero। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल दो, है, दोनों सिमिलर टर्म्स है, थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पे हम जनरल टर्म को यूज कर लेते हैं, चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही यूज कर लेते हैं अभी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को ही यूज कर लेते हैं, एक जनरल टर्म है, इस वजह से फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर मस्ट बी जीरो, मतलब कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर की तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखनी है। चलिए, अब इसमें भी क्या है, बेसिकली दो केसेस हैं। क्या है? दो केसेस है। पहला, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड नॉट अप्लाइड ऑन इट, मतलब ऑन इट, ऐसे बोल दीजिए कि कोई भी कंडक्टर है उस पर अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं हो रखा है, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं हो रखा है, तो भी उसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। इसको समझने के लिए हम लोग बेसिक फंडामेंटल चीज़ को देखेंगे। जैसे मान लो ये कोई भी कंडक्टर है ना, ये कोई भी कंडक्टर होता है, वो बेसिकली एटम से बना होता है। किससे बना होता है? एटम से। अब ध्यान से सुनिए, जनरली होता क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब क्या होता है कि कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के भाग जाते हैं इधर उधर, कुछ एक ही होते हैं पर ये थोड़े बहुत, इनको बोलते हैं जनरली हम, ये बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री क्या है? तो छोटे हुए इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ये, तो ये इसमें मूव करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो ठीक है। अच्छा, इनकी वजह से क्या हो जाता है कि जैसे कुछ एक होते हैं ये ऐसा, इनकी वजह से मान लो जिस एटम को छोड़ के गया ना, वो एक तरीके से पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करता है। क्या करता है? पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करता है, और ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एक तरीके से, है ना। मतलब ये अपनी जगह रहता है और घूमते ये लोग हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये केस है हमारे पास कि इसमें कई लोग ऐसे हैं, कई नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोई जैसे ये है, अब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसमें पहले से, मान लो 2 इसमें थे, तो जितने भी वो हैं वो इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है पहले से, और कुछ एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गए हैं किसी एटम से, तो ठीक है। तो ये फिर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस केस में भी ये है कि ये अपनी मेटल की सरफेस को नहीं छोड़ेंगे, खाली इसी में घूमेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब इस केस में क्या होगा कि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है इसके कंडक्टर के अंदर। क्या? जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के अंदर, इस जो कंडक्टर है
इसके अंदर की साइड में। अच्छा, ये बात ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ से देखो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रखे हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स क्या रखे हैं, स्टैटिक पोजीशन में है। किस में है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ स्टैटिक पोजीशन में घूम नहीं रहे हैं, कुछ एक हैं ये, है ना। तो ये लोग घूम रहे हैं और ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, स्टैटिक पोजीशन में रहेंगे। और आयंस तो है ही, जो पॉजिटिव आयन मान लो छोड़ के चले गए, पूरा एटम है वो, तो वो सब क्या रहेंगे, स्टैटिक पोजीशन में रहेंगे। पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ चार्ज कैरियर कौन है, खाली इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में। तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा नहीं है, तो जो फोर्स होगा ना, फोर्स होगा वो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, एक तरीके से जीरो लग रहा होगा। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चल ही नहीं रहे हैं, ये मतलब स्टैटिक पोजीशन में है, तो इन पे फोर्स को भी इनको बिल्कुल जीरो फील होगा। अब इस वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब वो कैसे होगा, मैं पहले लिख देता हूँ इस बात को। देखो व्हेन एक्सटर्नल फील्ड नॉट अप्लाइड ऑन इट, ठीक है, देन all electrons present inside the conductor must be in static position, ज्यादातर क्या रहेंगे, स्टैटिक पोजीशन में रहेंगे, must be in static position. So we can say they feel zero force। क्या, जीरो फोर्स। ये बात समझ में आती है क्या आपको, कि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो इस वजह से इनको कोई फोर्स फील नहीं होगा, है ना। एंड वी नो, हम क्या जानते हैं, अब ये फोर्स जीरो हो गया। अच्छा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं अपन, एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या से लिखाते हैं, फोर्स डिवाइड बाई क्यू। एफ बराबर क्यू ये होता है कि नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। तो यहाँ फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को फील हुआ है वो डिवाइड बाई चार्ज की जगह क्या लिख दूँ, इलेक्ट्रॉन। अब वो फोर्स कितना है, जीरो है जो फील हो रहा है, तो फोर्स ही जीरो है, तो जीरो बाई ई कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स फील हो रहा है वो जीरो हो रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो सबके साथ यही सिचुएशन है, तो पूरे में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। कब, जब इस पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा है तब, ठीक है। तो यही बात है, और ठीक है, अप्लाइड ऑन इट देन ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी इन स्टैटिक पोजीशन। सो वी कैन से they feel zero force and we know, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, जीरो। दिस इज मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक है, कि मैथमेटिकली हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। ओके, नाउ अब दूसरा केस देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जब उसके ऊपर क्या करते हैं अपन, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दें। क्या कर दें, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दें। अब ध्यान से देखिए एक बात, बी केस है इसका, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड ऑन कंडक्टर। अगर कंडक्टर पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हो तो क्या होगा, कंडक्टर पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हो तो क्या होगा। अब ध्यान से सुनिए, वही सिचुएशन है हमारे पास। मान लिया कोई कंडक्टर है, क्या है, कोई कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे ये समझ के चल रहा हूँ कि जो भी जैसे यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन है, या फिर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं उसको, है ना, उसके अंदर ही तो प्रोटॉन होता है। तो न्यूक्लियाई वगैरह जो जिनके साथ एसोसिएटेड प्रोटॉन होते हैं उनको मैं प्लस से शो कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको मैं माइनस से शो कर रहा हूँ। तो मान लो कि ये एक ऐसा अभी जो जनरल सिचुएशन है उसमें इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, माइनस 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 प्लस 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 प्लस, और बेसिकली ऐसा होगा जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। ऐसा सिचुएशन समझ लेते हैं हम लोग, समझ में आता है ये बात।
तो इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन बंधे हुए हों या भाग रहे हो इधर उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन अगर मैं इस पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करता हूं, क्या करता हूं, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करता हूं, क्या अप्लाई कर रहा हूं, एक्सटर्नल फील्ड, ई एक्सटर्नल को मैंने अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में। तो हम लोग जानते हैं, रुकिए, अगर मैं इस पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करता हूं तो ध्यान से सुनिए एक बार, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, अभी भी देखा है दोबारा। देखो F इक्वल टू क्या होता है, QE, क्या होता है, F इक्वल टू QE। इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं तो देखो फोर्स, इसको वेक्टर फॉर्म इस तरीके से होती है कि अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है ना, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स जो लगेगा ना उस पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, सॉरी, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। यहां ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर, और आपका चार्ज पॉजिटिव कौन कौन है, ये, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना, इन पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, किधर लगेगा, इधर। समझ में आना चाहिए आपको ये बात, क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आती है ये बात। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो किधर शिफ्ट होंगे, वो जाएंगे इधर की साइड, ठीक है, जिनको मैं, और ये काम बिल्कुल धीरे धीरे होगा, जैसे पहले एक प्लस गया, ठीक है। अच्छा, इसी केस का उल्टा भी देख लीजिए एक बार, इसका एक इसी केस का उल्टा भी देख लीजिए, F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस QE। ये स्टेटमेंट क्या बताता है, ये हमको ये बताता है कि अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्या लगेगा, अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब जैसे नेगेटिव चार्जेस हैं ये वाले, इन पे जो फोर्स लगेगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो उस पर फोर्स लगेगा किधर, इधर की साइड। तो ध्यान रखिए, ये जो फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्जेस पे इस तरफ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, और जो प्रोटॉन्स हैं, है ना, वो जो न्यूक्लियाई में है वो किधर ट्रेवल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। और ये काम धीरे धीरे होगा, क्या होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। कैसे होगा, धीरे धीरे होगा। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन्स होंगे, वो ज़्यादातर किधर जाते जाएंगे, इधर। तो धीरे धीरे होंगे, और आठों के आठों, जैसे मान लो 8 ही बना लेते हैं अपन, ये सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे इस तरफ, ठीक है, इस तरीके से एक जगह जाके इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ से हट जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये हट जाएंगे। तो हम लोग इनको हटा भी सकते हैं, ऐसे बता, मतलब इन्हीं को यहाँ लेके आए हैं, ठीक है। इसके मॉडिफाई वर्जन में बना देंगे। इसी केस को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये नेगेटिव वाले किधर इकट्ठे हो जाएंगे, इस तरफ, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, इधर, ठीक है। तो आठों के आठों इलेक्ट्रॉन किधर आ गए, इधर आ गए। समझ में आती है आपको ये बात, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब मैं देखूँ तो यहाँ से बीच में से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाऊं, जो आपकी बुक में फिगर दे रखा है उसको देखिए एक बार। तो इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे बनाता हूँ तो ये इस तरीके से बना रखा है कि यहाँ पे ये सारे नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। हुआ कि नहीं हुआ, ये काम बिल्कुल धीरे धीरे होगा, मैं बता रहा हूँ, है ना। अच्छा, मान लो एक चार्ज, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है ना, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है, एक्सटर्नल वाले की। अब इसी की वजह से ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सेटअप होने लगेंगी धीरे धीरे। इसकी वजह से इसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये काम धीरे धीरे होगा, ठीक है। और ये काम तब तक होगा जब तक कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाए, ठीक है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाए। इस वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस केस में। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम
टाइम ई एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल्स टू, ई इंटरनल लिखो इधर थोड़ा ठीक रहेगा, ई इंटरनल मस्ट बी इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल, ठीक है। सो ई नेट जो कि किस किस का होगा, ई इंटरनल या फिर चाहो तो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल लिख दो, इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लास्टली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी क्या हुआ, ई नेट क्या आया है हमारे पास। सो ई इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो हमेशा इसमें क्या होगा, जीरो। और हमको यही बताना था, क्या बताना था, यही बताना था। अब जो भी डाटा लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे, है ना। तो ये फिगर आपको बाद, ये जो भी है फिगर वगैरह बनाना है, ये इसके नीचे बना लेना ऐसा, ठीक है। तो वो सब आपको बाद में करना है, ओके ना हो। तो मैं लिख देता हूँ इसको, तो मैं लिखता हूँ यहाँ से, है ना। देखिए बी है ना, व्हेन, इसको आगे से लिख लेना, व्हेन एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड applied on a conductor, then electrons present, electrons in it, ऐसे लिख लो, in it fields moves है ना, moves in opposite direction of एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एंड प्रोटॉन्स मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू to this in the conductor an internal electric field setup in opposite direction of external electric field कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, ओके, एंड it gradually increase its value until ये अपनी वैल्यू को बढ़ाता जाएगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कब तक, जब तक until it becomes equals to external electric field, ठीक है। सो ई नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इक्वल्स टू जीरो। तो इस वजह से क्या जाएगा इसमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, कंडक्टर में जीरो आ जाएगा। देखो जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है किसी भी कंडक्टर में, देन इलेक्ट्रॉन्स
इन इट, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका रीजन मैंने बताया कि फोर्स फील करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। प्रोटॉन्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन, प्रोटॉन जिधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर मूव करेंगे, ठीक है। ड्यू टू दिस इन द कंडक्टर एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के एक जगह ये और एक जगह इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रहेगी, ठीक है। और ये ग्रेजुअली अपनी वैल्यू को बढ़ाता जाएगा, जिससे कि, और कब तक बढ़ाएगा, जब तक कि इसकी वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाए। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही इधर है, इतना ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। और हमको यही बताना है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, वो क्या होता है, एक तरीके से 0 होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये भी बात है कि कोई भी कंडक्टर चार्ज हो या न्यूट्रल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कोई भी चार्ज रहेगा ना, कोई कंडक्टर चार्ज है, मान लो एक्स्ट्रा भी चार्ज है, तो वो चार्ज हमेशा इसकी सरफेस पे आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और न्यूट्रल के लिए तो मैंने बताया ही है आपको, है ना। न्यूट्रल का मतलब जितने प्रोटॉन अंदर है, जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, दोनों बराबर है, तो न्यूट्रल कंडक्टर हो गया एक तरीके से, है ना। चलिए इसके बाद में 2 पॉइंट, हाँ 2 क्या, पहला ही पॉइंट हुआ अभी, एक आध पॉइंट और देखते हैं क्या बोलता है। सेकंड पॉइंट है एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसकी सरफेस की क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। कि कोई भी कंडक्टर है उसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ओके। इसको समझने के लिए देखिए क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कोई भी कंडक्टर है, हम लोग समझते हैं इसको, कोई भी कंडक्टर है, ये कंडक्टर, अब इसके ऊपर ये चार्ज कंडक्टर है, इस ना, एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर लिख लो इसको, ठीक रहेगा। कोई भी चार्ज कंडक्टर है, इस सरफेस के ऊपर मान लो कोई चार्ज है, मान लो प्लस 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 चार्ज, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी सरफेस पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो वो हमेशा क्या रहेगी, 90 डिग्री रहेगी इसके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगी, 90 डिग्री रहेगी। जैसे ये है, इससे 90 डिग्री बनाना है इसे, ठीक है ना, इस तरीके से ये 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री रहेगी, मतलब यहाँ से 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से 90 डिग्री रहता है, ओके। यहाँ तक समझ में आता है आपको। ये तो 90 डिग्री नहीं है, ऐसे ये 90 डिग्री रहेगा, अंदर नहीं जाएगा ये क्या, थोड़ा साफ है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगी, हमेशा 90 डिग्री, और पॉजिटिव है इस वजह से रेडियली आउटवर्ड बनाया है मैंने, ओके। तो ये बात तो आपको मालूम है वैसे भी, है ना। पर फिर ऐसे बोलता है ये 90 डिग्री क्यों, 90 डिग्री क्यों। तो 90 डिग्री अगर नहीं रहेगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, 90 डिग्री अगर नहीं रहेगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बात को हम समझे तो क्या एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ध्यान से। ये बात पहले भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में पढ़ा चुके हैं हम, है ना। तो आप लोग फिर से देखिए एक बार, कोई बात नहीं है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो 90 डिग्री तो ऐसे होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ये 90 डिग्री हो गया, है ना। लेकिन मान लो ऐसा नहीं है, ओके, और कहीं ऐसा है, कोई एंगल थीटा पे है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये स्पेशल केस है, इसका ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा एक्चुअली में क्या होगा कि एक्चुअली में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे ई कॉस थीटा। क्या बोलेंगे, ई कॉस थीटा। और दूसरा इसके परपेंडिकुलर आएगा, ई कॉस थीटा के परपेंडिकुलर आएगा, उसको बोलेंगे ई साइन थीटा। हमको ई साइन थीटा से कोई मतलब नहीं है, हमको इससे काम है,
अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो बात ये है सर कि ये ई कॉस थीटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस सरफेस पे। क्या हो गया? इस सरफेस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये। अगर मैं इसको इधर से देख रहा हूँ तो मुझे मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है ऐसा, है ना, ये सरफेस है जो इधर से देख रहा हूँ, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई कॉस थीटा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाता है चीज़ों पे, लगाता है कि नहीं लगाता? तो देखो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ, है कि नहीं इसके आसपास, तो यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे कि नहीं होंगे? एग्जाम्पल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? और फोर्स लगाएगा तो फिर ये मूव करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर ये चार्ज, फ्री चार्ज मूव कर रहे हैं तो काय का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस इन स्टैटिक पोजीशन, जो चार्जेस स्टैटिक पोजीशन में, और हम पढ़ रहे क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे तो चार्ज मूव कर रहे हैं, यहाँ पे तो चार्ज मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हुआ ही नहीं ना। तो ये ध्यान रखिए, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा 90 होगी। तो सर ये 90 रखने से क्या होगा? 90 रखने से कुछ नहीं होगा। देखो ये 90 है, इसका भी कंपोनेंट करो ना, मान लो थीटा की वैल्यू 90 रख लेते हैं, तो इधर कंपोनेंट आएगा तो क्या आएगा? ई कोस 90 आएगा कि नहीं आएगा? कोस 90 की वैल्यू कितनी? जीरो होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ कितनी आ जाएगी? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब चार्ज में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए बात, ठीक है? तो इसको बात को लिखेंगे हम यहाँ, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में ये बात पक्की है कि थीटा, ये केस स्पेशल है, ध्यान रखना इसी को, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होता, ये क्वेश्चन आता है खूब, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखें। क्या बोल रहे हैं? एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, कि नॉर्मल रहेगा। इफ इट इज नॉट, इफ इट इज नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, देन ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कौन सा कंपोनेंट? ई कॉस थीटा जो हमने बताया, इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है? ड्यू टू विच चार्जेस प्रेजेंट ऑन कंडक्टर, चार्जेस present on surface is move, ठीक है? चार्ज प्रेजेंट ऑन सरफेस विल मूव, विल लिख लो, विल मूव विच इज not a electrostatic, not a property of इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमको कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिए आप, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज मूव नहीं करता है और आप मूव करवा दिया सब। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? कि कोई भी सरफेस होती है ना, उस पर ऐसा होता है कि ये मूव कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और वर्क डन करना पड़ेगा, उस तरीके से बताया था मैंने आपको। वो उसके लिए था, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। अभी हम इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस मान के नहीं चल रहे, लेकिन हम तो एक सिंपल सा कंडक्टर मान के चल रहे हैं कि इसमें अलग अलग जगह अलग अलग चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है? पर फिर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ फोर्स फील होगा, और अगर चार्ज मूव किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही गायब हो जाता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको आया होगा। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। इफ इट इज नॉट, देन ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड that is E cos theta is present on the surface of conductor, due to which charges present on the surface will move। तो ये भी सरफेस में जो चार्ज होंगे वो क्या करेंगे? मूव करेंगे, जो कि इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? चलिए, ओके। इसके बाद में एक केस और है, उसको देख लीजिए। 2-3 केस है वैसे तो,
तो 3 3 करवा दे तो ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट लिखा गया है ना। फिर बोलता है, अब इसकी वैल्यू के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है इसकी वैल्यू के बारे में? क्या बोलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन ए सरफेस of a charged conductor is क्या? is उसका फॉर्मूला देगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कैप। वो डायरेक्शन सही दे रखा है थोड़ा सा। ये क्या दे रखा है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कैप, और इसको ऐसे लिख लो तो ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है सर। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब इसको अगर हम प्रूफ करें तो कर चुके हैं, वैसे हम क्या कर चुके हैं? कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में ऐसी चीज़ को प्रूफ किया है हमने। देखो एक्चुअली तो वो प्रूफ किया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। लेकिन वो क्या था कि एक तरफ मतलब कंडक्टर्स के लिए, फिर बाद में हमने लिखा था कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ प्रूफ कर देते हैं एक बार। मान लो एक कंडक्टर है जिसकी सरफेस दे रखी है, क्या दे रखी है? उसके ऊपर अब की बार सरफेस, पहले तो देखो हम सरफेस ये ले रहे थे, अब की बार ऊपर से देख रहे हैं और सरफेस ये है, मतलब ये वाली सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। समझ में आता है? तो मान लिया कि यहाँ इस पे चार्ज इकट्ठे हो रखे हैं, है ना। और भी हैं पर अपन जो कंसंट्रेट कर रहे हैं यही कर रहे हैं। इस पे ये चार्जेस हैं। अब इसके ऊपर ऐसे बनाऊंगा मैं एक, और एक अंदर बनाऊंगा, तो डैश 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 हुआ वो अंदर बनेगा और ये ऐसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए एक बार। तो मुझे क्या बताना है? मान लिया कि इस पे जो यहाँ जो चार्ज है ना, चार्ज वो है Q, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। ठीक है, ऐसा क्यों है? और वो एरिया क्या है यहाँ पे, इसका जो A है वो देखेंगे अपन। ठीक है, तो इसको घेरते हुए हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग इसको, इससे अगर मुझे क्या बनाना है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो हम लोग क्या बनाते हैं? गॉस लॉ का यूज करेंगे। किसका करेंगे? गॉस लॉ का यूज करेंगे। तो इस चार्ज को हमको पैक करना पड़ेगा एक क्लोज सरफेस में। ठीक है, तो एक तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक अंदर की साइड है, ये ध्यान रखना, ऊपर नीचे नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे मानोगे ना, ऐसे सरफेस को, तो ये ऊपर की साइड होगा एक, और ये जो डैश वाला है वो नीचे की साइड है। तो हम इसको बराबर एक सिलेंडर बना लेते हैं, जिससे इस चार्ज को दोनों तरफ से हम सिमेट्रिकली क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे? सिमेट्रिकली क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इससे पास होने वाला फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर में लास्ट में कैलकुलेशंस किए थे। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए, अब मैं ये मान रहा हूं कि ये जो चार्ज है ना, ये इधर भी फ्लक्स देगा और इधर भी फ्लक्स देगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो सरफेस है, इसके अंदर होगा ना, वो चार्ज ही नहीं है। इसके अंदर है ना, यहाँ चार्ज ही नहीं है। तो यहाँ Q इक्वल टू 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। अगर चार्ज 0 है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। अब ध्यान से देखिए, इस सरफेस के ऊपर अगर मैं देखूं, इस सरफेस के ऊपर मैं देखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जाएगी कि नहीं जाएगी? इससे निकलने वाली जाएगी। तो मैं एक छोटा सा एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इधर। अच्छा, ये छोटा सा एरिया मैंने लिया है DA। क्या लिया है? DA। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? A कैप। इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। अच्छा, इससे पास होने वाला पूरा फ्लक्स निकालना है मुझे। क्या निकालना है? पूरा फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। देखो, सबसे पहले फ्लक्स पासेस थ्रू एरिया DA। तो एक छोटा सा एरिया से पास होने वाला छोटा सा फ्लक्स होगा d फाई। फॉर्मूला क्या होता है? E वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है कि नहीं होता है? लेकिन छोटा सा एरिया है, इस वजह से DA वेक्टर क्या हो जाएगा? DA वेक्टर। तो अगर मैं इसको देखूं तो इस तरीके से होगा, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो EA cos थीटा, E और A के बीच में EDA cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? E और A की वैल्यू, E और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा
वो होगा, वो कितना है यहाँ पे 0। देखो ई भी इधर है और एरिया वेक्टर डायरेक्शन भी इधर है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ई डी ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से डी फाई इक्वल टू क्या आ गया ई डी ए। पर एक्चुअली क्या है, मुझे ये छोटे से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकाला है, मुझे निकालना क्या है पूरा, पूरे के निकालने के लिए क्या करते हैं, सो टोटल फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, टोटल फ्लक्स थ्रो एरिया डी ए, थ्रो एरिया ए, जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया है, इसे पास होने वाला फ्लक्स अगर निकालूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए, है ना, ये पढ़ चुके हैं हम पहले से, इसलिए फाई इक्वल्स टू ई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई ए, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है। चलिए लास्ट डेरिवेशन है इसलिए हम इसको मिटा ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया। अच्छा, फ्रॉम गाउस लॉ, गाउस लॉ क्या बोलता है, गाउस लॉ बोलता है कि गाउस लॉ से हम इस जो सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स है ना वो कैलकुलेट करें। क्या बोलता है कि इसके वो बोलता है Q इनसाइड, Q चार्ज इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो बोलता है ना गाउस लॉ कि इस पूरे सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, इसके अंदर से जो चार्ज है वो डिवाइड बाई, ठीक है, उस तरीके से। अब ध्यान से अगर देखें तो देखो इधर तो चार्ज 0 है, लेकिन इधर तो कुछ चार्ज है ना Q, और यही तो चार्ज है, ठीक है ना। तो ये Q क्या है, Q इनसाइड ये है, और ये क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे अपन, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा ई ए इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, यही तो बात है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है, अगर Q अपॉन ए को देखूँ मैं तो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता है कि नहीं, तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो Q इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये तो प्रूफ करवा रहा था हमसे, तो ध्यान से देखिए यही है, ठीक है। तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज हो चुकी है, 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज और बाकी है ना कंडक्टर्स की। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कीप शेयरिंग। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।